उनके वहां मानसिकता ये है कि अरे बांग्लादेश के साथ इंडिया ट्रेड खत्म कर देगा तो इंडिया का नुकसान है, हमारा क्या जाता है, ये मानसिकता है। ये मानसिकता है। अब उनको लगता है अरे नेपाल भी आंख दिखा दिया, मालदीव भी आंख दिखा दिया, हमने भी दिखा दिया, देखो इतना बड़ा तीर मार दिया। तो सर आप देखो, एक हाथी के सामने आप खड़ा होके कोई अगर थूके हाथी के ऊपर, हाथी के ऊपर थूकने के बाद बोला देखो मैंने हाथी के ऊपर थूक दिया, मैं जीत गया, हाथी ने थूका नहीं तो वो हार गया, तो आप क्या करोगे सर? अब क्या इंडिया, कौन समझाएगा कि इंडिया $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, परचेजिंग पावर पैरिटी में $16 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। अगर इंडिया चाइना को हटा सकता है फ्रॉम द बॉर्डर्स, जो आज तक कोई देश चाइना को नहीं कर पाया, तो मतलब इंडिया के पास कुछ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। सीरिया में रिजीम चेंज हो गया, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी इस समय ढाका में है, वहाँ उनकी बातचीत चल रही है। और सोरोस की छाया जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के ऊपर पड़ी हुई है। इन सब के बीच में आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं पथिकृत पाइन जी, और उनसे हम बात करेंगे कि भाई क्या हो रहा है, आखिरकार ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये सीरिया वाला जो है साहब, ये हफ्ते 10 दिन के अंदर एक पूरी रिजीम कोलैप्स हो जाए, ये थोड़ा ऐसा लगता है जैसे कि स्टेज मैनेज टाइप का था। क्या था ये? सर आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। स्टेज मैनेज 100% नहीं था, बट ये ऐसा है, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पहले समझा देता हूँ सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड। ये शुरू हुआ था 2010 से, 9-10 से वो शुरू किया गया था, और रेजिम चेंज का, वो अरब स्प्रिंग करके। तो आप देखेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि अभी हो क्या रहा है। अरब स्प्रिंग का जो ऑब्जेक्टिव, उसमें ना 4-5 स्टेप्स होता है। पहले स्टूडेंट से डेमोक्रेसी के नाम पे प्रोटेस्ट करवाओ, फिर उसके बाद पूरे देश में उसको फैला दो, कम से कम कैपिटल सिटी में फैला दो, फिर उसको दिखाओ कि पूरे देश के लोग आगे आए, डेमोक्रेसी के लिए चिल्ला रहा है, और जो है रिजीम वो डिक्टेटर है। फिर उसके बाद मतलब एनर्की जैसा सिचुएशन तैयार करो, और अगर जो रिजीम है वो गोली चला दी गलती से, तो इनके पास हथियार दिला दो, और हथियार देके ऐसा माहौल तैयार करो, दोनों तरफ लड़ते रहे, बाहर से लोग आ जाएंगे लड़ने के लिए, एंड इवेंचुअली पूरा केओस, सिविल वॉर, डिस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्री। ये सीरिया में बहुत दिन से चल रहा है, मतलब 14 साल से चल रहा है, क्योंकि गद्दाफी को इन लोगों ने 2011 में निपटा दिया था। अब 2011 में सोचिए, डेमोक्रेसी के नाम पे गद्दाफी को निपटा दिया। फिर उसके बाद पिछले 13 साल से वहां पे बहुत शानदार डेमोक्रेसी चल रहा है लिबिया में, सिविल वॉर। ठीक है, शानदार सिविल डेमोक्रेसी वॉर है। में अच्छा रहता है ना, दोनों साइड को आप अपने हथियार बेचते रहो, अपने हाँ, दोनों एजेंट्स के तरफ से, अलग हाँ, अलग राइट। अलग अलग एजेंट्स के थ्रू दोनों को जी जी। हथियार बेचते रहो और पैसा और कमाते दूसरी रहो। चीज है, सिविल वॉर इज उसी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल। उसी लीबिया में जब गद्दाफी को हटाने के कुछ ही दिनों बाद एक यूएस डिप्लोमेट को वहीं पे बेंगाजी में मारा गया था। एंड गद्दाफी, असाद और सद्दाम हुसैन या मुबारक, जो उसका इजिप्ट का, दे आर ऑल बाथिस्ट। बाथिस्ट जो है अरब नेशनलिज्म के फिलोसफी को विश्वास करता था। डिक्टेटर हो सकता है, बट सर वो एक्सट्रीमिस्ट आईसिस अलकायदा नहीं था। लिटरली रिलेटिवली मच मोर मॉडर्न। तो एक एक्सट्रीमिस्ट डिक्टेटर को हटाने के लिए यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट को लाया गया। ये लीबिया में भी हुआ। इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड केम टू पावर। मुस्लिम ब्रदरहुड का हिंदी वर्जन ही जमात इस्लामी है। ऐसा माहौल हो गया कि आर्मी हैड टू इंटरवीन। आर्मी हटा दिया सर, इजिप्शियन आर्मी हटा दिया। तो बेसिकली क्या है सर, इसमें 3-4 पहलू है। एक तो रेजिम चेंज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल ये वाला है, कैसे किया जाता है। दूसरी है कि इसराइल क्यों किया ये, इसराइल के, देखिए आपने सही कहा, 10 दिन में ऐसा नहीं हो सकता विदाउट एक बहुत बड़ा पावर इसके पीछे काम कर रहा है, बिना उसके नहीं होता है। तो इसराइल का ऑब्जेक्टिव यही था, मैंने पहले भी आपके शो में कहा था कि लेबनान में हिजबुल्लाह को जो बेस है, उसका जो वेपन सप्लाई है वो ईरान से वाया इराक एंड सीरिया आता है। तो ईरान को कमजोर करने के लिए सीरिया को हटाना जरूरी, उनके पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट था। नहीं तो सप्लाई लाइन जो है वो कट नहीं होगा, तो हिजबुल्लाह के पास हथियार आता रहेगा। टू दैट एक्सटेंट उनको जो ठीक लगा उसने किया।
लेकिन जिसको लाया उसके बारे में हम बात करेंगे। रही बात रशिया की, जिसके बारे में चर्चा हो रहा है बहुत कि रशिया की क्या कर लिया। सर, इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि 2011 में जब गद्दाफी को हटाया, मार दिया, मॉब लिंचिंग हुआ, तो सीरिया को कर इसीलिए नहीं पाया था क्योंकि पूरे के पूरे रशियन आर्म फोर्सेस, ईरानियन स्पेशल फोर्सेस, हिजबुल्लाह सब आ गया था असाद रजीम को बचाने के लिए। इस बार रशिया यूक्रेन में बिजी है। ईरान का पूरा फोकस चला गया अक्टूबर 7 के बाद इसराइल के ऊपर, क्योंकि उसको आईमैक करने नहीं देना था, और हिजबुल्लाह भिड़ गए यहीं पे, खत्म हो गया आधा। तो देयर वाज नो वन टू एक्चुअली डिफेंड असाद एनीमोर। सीरिया जो है पॉपुलेशन 2 करोड़ से कम है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। थर्ड है कि क्या रशिया, और उसके बारे में बोला गया है कि क्या रशिया ने कुछ क्यों नहीं किया। अब ऑफ कोर्स कहीं पे कोई डील हुआ है सर? अगर ट्रंप ने बोला कि लड़ाई खत्म कर देगा। मैं आपको इसमें दो चीजें थोड़ी सी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, एक तो जो ट्रंप का ट्वीट आया उसमें आप देखिए, और उसमें वो पूरी तरह से जो है एक तरह से कह रहा है कि रशिया इज नॉट इंटरेस्टेड। अब वो रशिया के बिहाफ पे ट्रंप क्यों बोल रहा है भाई रशिया इज नॉट इंटरेस्टेड? दूसरी बात, ये एक्सपेक्ट हो रहा था कि भाई उनके जो बेसेस हैं, कोस्ट जो है, वो रशिया विल आल्सो बी थ्रोन आउट। वो तो आराम से बैठे, तारतस और लटाकिया में कुछ नहीं हो रहा। नहीं होगा, उसको सेफ एग्जिट दिया जाएगा, या तो दे विल स्टे देयर, और नॉट दे विल दे विल स्टे नॉट डू देयर। एनीथिंग। उनका तो अभी तक तो यही आ रहा है कि दे विल कंटिन्यू टू स्टे देयर। उनके तो बेसिस पे बेसिकली कोई खतरा मुझे नहीं। मुझे लगता है डील ये है कि अगर यूक्रेन वॉर खत्म कर दे ट्रंप, और रशिया को ये अलाउ कर दे कि जो रशिया ने ऑक्युपाई किया टेरिटरी वो रशिया के पास ही रहेगा, मतलब कि डॉनबास रीजन और क्राइमिया, और यूक्रेन विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ नेटो, और नेटो का फंडिंग वैसे ही ट्रंप थोड़ा कम कर देगा, और काफी कम कर देगा। तो ट्रंप तो ट्रांजैक्शनल है, कोई भी होगा तो बोलेगा कि भाई इतना तुमको मैं दे रहा हूं, तुम क्या दोगे मुझे वापस बदले में। तो बदले में ट्रंप का जो ऑब्जेक्टिव इन मिडिल ईस्ट वो है, ये है कि इजराइल की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म, और ईरानियन रेजिम को वीक करना, कमजोर करना। इजराइल की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी की तरफ से अगर आप तहत से अगर आप देखोगे, तो ये क्लियर है कि असाद रहेगा तो सप्लाई लाइन खत्म नहीं होगा, और ईरान को कमजोर करने के लिए इनवेरिएबली, वेदर वी लाइक इट और नॉट, असाद हैड टू गो। और इजराइल की पर्सपेक्टिव से हिजबुल्लाह वाज डन, हमास वाज डन, इनवेरिएबली इट वाज सीरिया। तो ये सर हुआ है, और जिसको लाया गया है हयत तहरीर अल शाम, वही कोई रेबल वेबल कुछ नहीं है। ये अलकायदा का नाम था वहां पे सीरिया में, जबत अल नुसरा। उसका ये रीब्रांडेड प्रोडक्ट है, जैसे लकी गोल्ड स्टार वाज लॉन्च्ड इन इंडिया वंस अगेन एज एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी तरह से रीब्रांडेड प्रोडक्ट है। और ये कौन सा डेमोक्रेसी लाएगा? इसको जो चैंपियन किया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया में, रेबल डिक्टेटर को हटा दिया, तो ये तो डिक्टेटर से भी बदतर है। These guys do इसके beheading। ऊपर तो $10 बिलियन का इनाम है। हाँ, तो ये कल एक शो, एक टेलीविजन चैनल में जब बोला जा रहा था यूएस डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने वहां पे बोला कि यूएस डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन को किसी को कहने के साथ साथ हमें ये भी देखना है, ब्रैकेट में ये भी लिखा है कि नहीं, ये कि ये यूएस डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन यूएस फंडेड भी है कि नहीं। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका कारण बता देता हूं। ये जो शुरू किया गया था सीरिया में फ्री सीरियन आर्मी के नाम पे, कि देखो डेमोक्रेसी के लिए लोग लड़ेंगे, इनके हाथ में हथियार दिया गया था, और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बड़े पैमाने में हथियार दिया था वहां, बड़े पैमाने में। और इन किस फ्री सीरियन आर्मी जो था, वो वेस्टर्न एलिट और रेजिम चेंज वालों के, वो जब बार या रेस्टोरेंट या ड्राइंग रूम में पीते टाइम उनके ख्याल में होता था कि फ्री सीरियन आर्मी। ग्राउंड में 3 ऑर्गेनाइजेशन था, इस्लामिक फ्रंट सपोर्टेड बाय द सुन्नी अरब स्टेट्स, आइसिस एंड जबत अल नुसरा। जबत अल नुसरा को फंडिंग मिला, हथियार मिला, मोस्ट ऑफ देयर यूनिट्स ज्वाइंट हैंड विद आइसिस। ये हुआ है, इट्स अ रियलिटी। नाउ द थिंग इज दिस, ये अभी अगले 10 साल तक चलेगा। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, कांटे से कांटे को निकालो, जैसे मैंने आपके, हो सकता है थोड़ा रिपीट हो जाए, कि इजराइल के ऊपर प्रेशर था कि मुसलमान मर रहा है, मुस्लिम्स आर बीइंग किल्ड, तो इन लोगों ने स्ट्रेटेजिकली इजराइल वर्सेस ईरान के लड़ाई को शिया सुन्नी लड़ाई करवा दिया, सेक्टेरियन वायलेंस के नाम पे। अब ये चलेगा, तो अगर उन्होंने टू कट डाउन द प्रॉक्सीज ऑफ ईरान, जैसे हिजबुल्लाह, हमास, हौदी,
यहाँ पे भी प्रॉक्सी को लाया गया है, वो पहले से भी था। अलकायदा, अचानक अलकायदा जब पैदा हो जाता है फिर खो जाता है, जब जब वेस्ट चाहता है अलकायदा आ जाता है। तो दिस वॉज जमात अल नुसरा और हयात तहरीर अल शाम, ये भी सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब लड़ाई इधर चलता रहेगा। 10 साल तक डेमोक्रेसी जैसे लीबिया में है, यहाँ पे भी चलेगा। द इंटरेस्टिंग थिंग इज सर, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि मोदी जी का सबसे बड़ा सक्सेस पिछले 10 साल में क्या है। बाकी बहुत सारे अचीवमेंट्स है, बहुत सारे काम पेंडिंग है, वो अलग रखता हूं। मोदी जी का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है, उन्होंने इंडिया को सीरिया नहीं होने दिया। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि एंटी सीएए रायट, एंटी सीएए वायलेंस और वो कृषि कानून के लिए जो वायलेंस हुआ था दिल्ली में, आप देखिए एंटी सीएए रायट उस टाइम हुआ था जब ट्रंप वॉज इन इंडिया, तो पूरा फोकस दिल्ली में था। उस टाइम राइट करो और कृषि कानून के टाइम राइट करो। 26 जनवरी इंडिया के ऊपर फोकस है। ऐसे कुछ करो कि सरकार मजबूर हो जाए गोली चलाने के लिए। और उस टाइम वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम मैगजीन, आई एम श्योर आर्टिकल्स लिख के तैयार था कि गोली चलाएगा और इधर से आर्टिकल छपना शुरू हो जाएगा, दिस डिक्टेटर मस्ट गो। इसी तरह से असाद के खिलाफ भी दिस डिक्टेटर मस्ट गो आर्टिकल्स आता रहता था, आना शुरू हो गया था टाइम मैगजीन में। और मैं आपको बोल देता हूं एक चीज, दिल्ली में जिस दिन कृषि वो जो उस दिन रेड फोर्ट वाला इंसिडेंट हुआ था, उस दिन यहाँ पे दिल्ली में एम्बुलेंस तैयार था, किसी ने तैयार करके रखा था कि वहां पे गोली चलेगा, लोग मरेंगे और पूरे एम्बुलेंस से पूरे दिल्ली में घुमा के दिखाया जाएगा, ये मोदी ने किया है। पर मोदी जी ने गोली नहीं चलाई। और ऐसा तो उस दिन किसी नेता ने भी बोल दिया था, तो फिर सरकार ने गोली क्यों नहीं चलाई, पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई? क्योंकि वहीं पे प्लान खत्म हो गया ना। नहीं तो इसके अगला स्टेप रेडी था, एंड दिस कुड नॉट बी डन क्योंकि गोली चलाया नहीं गया था। तो कभी कभी, और उसके लिए मोदी जी ने क्रिटिसिज्म भी फेस किया था फ्रॉम हिज ओन सपोर्टर्स कि गोली क्यों नहीं चलाई गई, व्हाई वाज द गवर्नमेंट नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। बट एक रेजिम चेंज का गेम तब से चल रहा है इंडिया में, वो हुआ नहीं तो बांग्लादेश वाला इशू तैयार किया गया, उसमें बाद में आएंगे। बट सर टेम्पलेट इन बांग्लादेश, सीरिया एक ही है, यूनिवर्सिटी से शुरू करो, यूनिवर्सिटी में बच्चों से करवाओ डेमोक्रेसी के नाम पे, और रोड पे ऐसा हाल कर दो कि सरकार गोली चलाए, और उसके बाद जिसको आप शहराचारी कह रहे हो, डिक्टेटर कर रहे हो, कह रहे हो, उसको हटा के रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट को फ्रंट में ले आओ, फिर प्रोवोक करो लड़ाई लड़ाई लड़ाई, जो बांग्लादेश कर रहा है। सो लॉट ऑफ थिंग्स फॉर्चुनेटली इंडिया में रोका गया बाय शोइंग रिस्ट्रेन, तो वो करना तो आसान होता है। और शायद उस टाइम मैं भी बोल रहा था, मेरा एक आर्टिकल आया था ऑर्गेनाइजर में इन 2021, बीवेयर ऑफ प्रोजेक्ट अरब चलिए आप कंप्लीट कीजिए, तो मेरा भी इसमें एक ओपिनियन है। नहीं सर, आई एग्री कि काउंटर व्यूज हो सकता है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू ये टेम्पलेट हर जगह इन लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि यहां पे भी वो टेम्पलेट चल रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज जो किया गया 10 साल में परफेक्ट है, मैं वो उसमें नहीं जा रहा हूं। आई एम जस्ट सेइंग अबाउट पर्टिकुलरली दिस थिंग, दोस पर्टिकुलर 2 days। बैक टू यू सर। इसमें बस ये है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, क्योंकि दिल्ली का दंगा तो करवाया ही था ना सीएए के बाद में, शाहीन बाग वाला जो था, और इट हैपेंड ऑल्सो बिकॉज शाहीन बाग वाज वेरी इजी टू हैंडल। शाहीन बाग में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो क्या था, महिलाओं का एक मोर्चा था, एग्जैक्टली उसी टाइप का जो है वहाँ हुआ था लखनऊ में। योगी जी ने 5 मिनट में काम कर दिया उसका, कुछ नहीं नहीं, किया, आई एग्री, सिंपल सी आई एग्री चीज, सर। मैं महिलाओं का मोर्चा। हम एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास महिलाओं के मोर्चे को डील करने का एक रामबाण अमोघ अस्त्र सदैव से रहा है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन में हमने सदैव उपयोग में लाया है कि यदि कोई महिलाओं का ज़्यादा हो जाए और कुछ नहीं कर सकते तो भैया पानी डाल दो, पानी से जैसे ही महिलाओं के वस्त्र चिपकते हैं वो तुरंत भाग लेती है। और यहाँ दिसंबर का महीना था, योगी जी ने वही काम नहीं किया, वो यहाँ पे आई बैठ एग्री रहे थे, सर। वहाँ पानी भरवा दिया, खत्म हो गई बात, दोबारा हिम्मत नहीं की किसी ने रोड पे आने की। यही काम आपको सर शाहीन बाग में करना था, जो आपने नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप ये देखते रहे कि यार सुप्रीम कोर्ट से करवा लो, यार सुप्रीम कोर्ट से करवा लो। अरे भाई, जो काम एक एसएचओ कर सकता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का उपयोग क्यों ला रहे हो आप? अब वही काम हो रहा है ना, वही काम शंभू बॉर्डर पे लगातार हो रहा है।
एक तो कारण मैं ये आपको इनकी बता एक देता हूँ। बड़ी मिस्टेक थी, जिसके कारण दिल्ली दंगा हुआ। अगर नहीं, इन्होंने पहले ही बार कर लिया दिल्ली होता दंगा तो तो नहीं तय था दंगा। सर, और दिल्ली दंगा दिल्ली, तय था। क्योंकि लोगों ने ये देख लिया कि साहब कि ये इन कारतूसों में गोली नहीं है, तो इसलिए फिर अगला जो था वो आपका किसान आंदोलन वाला भी कार्यक्रम हुआ। नहीं तो आप नहीं, अगर ये शुरू में ही, बहुत ही आसान था। अभी हम तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वी हैव हैंडल्ड हंड्रेड्स ऑफ सच धरनाज एंड प्रदर्शन, और इतना है कि जरा सा आप, छोटा सा आप हैंडल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? ऊपर से रोक कर दी। सर, 26 मैं को एक ही चीज आपको, 26 जी को जी जब बता दीजिए। राकेश टिकैत को उठाया जा रहा था, तब ऊपर से निर्देश आ गए। 26 को जब इन्होंने कहा कि हम दिल्ली में घुसेंगे, तो पहले कहा कि नहीं घुसने देंगे, फिर कहा कि अच्छा 3 किलोमीटर जाके आप चले जाइएगा। क्यों भाई? तो दीज वर ऑब्वियस लॉ एंड ऑर्डर फेलियर्स। तो उसको मैं नहीं नहीं, ये एक चीज कहना में चाहता सर, हूँ मैं कि ठीक है इसमें आपने गोली नहीं चलाई, लेकिन गोली नहीं चलाई तो वहां तक नौबत ही क्यों आई? मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉट फायरिंग। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी उस दिन राकेश टिकैत वाला जो इंसिडेंट था, उठाने वाला था फिर उठाया नहीं, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फायरिंग। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फायरिंग। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है, उसमें आपकी एक्सपीरियंस मुझसे काफी ज्यादा है। आई विल नॉट गेट इनटू दैट एट ऑल, क्योंकि यू you नो know, उसके ऊपर बहुत कुछ हो सकता था शायद। एग्री। आई एम टॉकिंग अबाउट फायरिंग ओनली, क्योंकि उस टाइम मैं तो ये जब कह रहा हूँ कि एयरपोर्ट में, साहब फायरिंग अल्टीमेटली तो दंगा हुआ ना उसमें, और आपको फायरिंग करने की वहां कभी भी आवश्यकता पड़नी ही नहीं थी। यू जस्ट दंगा केप्ट हुआ। इमेजिनिंग आपकी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। somebody kept नहीं feeding सर, you। वो आई एम नॉट ट्राइंग टू एडवोकेट एनीथिंग, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा, ये बाद में, अभी अभी आपने जो कहा कि अभी तो शंभू बॉर्डर में वही किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे, जब अदानी के ऊपर पहले हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, तो एक एक बहुत बड़ा भूचाल आया। फिर पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, अरे ये तो सेटिंग है, ये तो कुछ और है। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो गेम खेला जाता है ना, पहले एक दो बार लोगों का गुस्सा होता है रेजिम के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, फिर पीपल रियलाइज कि अरे ये तो इनका गेम चल रहा है। अभी तो अदानी के ऊपर कुछ अगर नहीं आता है, पार्लियामेंट शुरू होने के टाइम लोग खुद पूछते कि आज सरोज ने कुछ निकाला नहीं, कि आप कोई इंपैक्ट नहीं होता। अब अगर शंभू बॉर्डर में आप कुछ भी कर लो, कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अब लोगों ने समझ गया कि ये जो आ रहा था उस टाइम, इसी वजह से आ रहा था। और हर बार कोई इलेक्शन कोई हारेगा, पर्टिकुलर कोई पार्टी, ये आ जाएगा, ऊपर से ऑर्डर आएगा, मतलब बाहर से तो आ जाएगा, इसके पीछे क्या कौन कौन है, खालिस्तानी है, जो भी है, ये समझ में आ जाता है। तो ये बड़े बड़े बीएमडब्ल्यू में आएगा। नाउ पीपल हैव अंडरस्टूड। आई थिंक 2020-21, ये जो हाइब्रिड कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, मुझे नहीं पता, नहीं, यू मे बी राइट, बट आई एम सेइंग उस टाइम इंडिया की मेच्योरिटी, बिकॉज हमने कभी देखा नहीं ये चीज। और आज जितने लोग इंटरेस्ट लेते हैं, थैंक्स टू मेनी लाइक यू, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, कि बाहर क्या हो रहा है, लोगों को पता नहीं सर लीबिया में क्या क्या किया गया था। एंड आई एम नॉट सेइंग कि लीबिया वाला इशू यहाँ पे होता, लेकिन केओस तो होता। आई एम ओनली सेइंग दैट। मैं सिर्फ गोली चलाने की बात कर रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर इशू हैंडल करना, उसकी उसी में नहीं जा रहा हूँ। हो सकता है कुछ और किया जा सकता था। द अदर थिंग, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लखनऊ में हो रहा है, संभल में हो रहा है, दिल्ली, आज थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। 4 years, 2020 was a very, it was a very critical inflection point for India. इसके लिए सरकार के ऊपर क्रिटिसिज्म हुई है, नो डाउट अबाउट दैट। आई एम सेइंग वी हैड अ, मतलब कुछ करो तो भी प्रॉब्लम है, कुछ ना करो तो भी प्रॉब्लम है। बट एनीवेज, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। आई एम ओनली सेइंग ये टेम्पलेट ऐसा चलता है। बांग्लादेश में देखिए, किसने गोली चलाया किसी को पता नहीं, बट थिंग्स हैपेंड, एंड द प्राइम मिनिस्टर हैड टू रन अवे, लिटरली रन अवे। उनको अल्टीमेटम दिया गया कि आप चले जाओ। अभी आप किसके हाथ में पावर है, अब देखिए ये सारे के सारे क्या अल्टीमेटली कोशिश कर रहे हैं। विल गेट इनटू दैट, योर नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ये बांग्लादेश में विक्रम मिश्री जी क्या कर रहे हैं? सर, उसके पहले एक मैं चीज बता देता हूं। ये ईरान ना, अभी दैट हिजबुल्ला ऑलमोस्ट हाफ डन, सीरिया खत्म। ये जो लोग सोच रहा है कि ईरान अब चुप बैठ जाएगा, ईरान के लिए इट हैज बिकम नाउ इंडिस्पेंसिबल टू गेट अ न्यूक्लियर वेपन। सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल, मतलब ऐसा नहीं कि सब खत्म हो गया, तो एक दूसरा पहलू शुरू होगा। बांग्लादेश सर, वहां से मुझे लगता है कि आज, एक 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 मिनट, बांग्लादेश में चलने से पहले अभी थोड़ा सा जो जी रशिया का जो एटीट्यूड रहा है, क्योंकि रशिया ने साफ कह दिया कि भैया तुम निकल आओ, तुम यहाँ आ जाओ, और लेट द ट्रांसफर ऑफ पावर हैपन। और इट इज़ क्वाइट
टू मी इट लुक्स क्वाइट ऑब्वियस कि कोई बैकरूम डील हुआ है वहाँ पे। और बैकरूम डील क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तो बाद में पता चल जाएगा, धीरे धीरे आएगा। और ट्रम्प बाबू जब आएंगे तो अपने आप ही बता देंगे कि क्या हुआ। लेकिन इससे ये भी दिख रहा है, जैसा कि आप कह रहे थे, कि अब ये यूक्रेन वाला तो उसको तो बेचारे को अब सैक्रिफिशियल लैम्ब बनना ही पड़ेगा। यूक्रेन का कोई वैल्यू तो है नहीं, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट। आप किसी भी चीज के लिए वो होता है ना, आप क्यों करूं मैं आपके लिए, व्हाट इज दैट यू विल गिव इट टू, नहीं है। दूसरी चीज है, एक तो है रशिया के लिए, देखिए रशिया की पॉपुलेशन भी लिमिटेड है। ये वॉर इज, जो लड़ाई है, आप देख रहे हो कि छोटा सा देश है लेकिन उसको अगर कोई और इतना हथियार देता रहे तो इट्स नॉट एन इजी वॉर। आज के डायनामिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अल्टर हो गया। अब मैं, इट्स इंपॉर्टेंट, अमेरिका भी अफगानिस्तान में जीत नहीं पाया, वियतनाम में जीत नहीं पाया, तो रशिया के लिए भी इतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो वॉर स्ट्रेटेजी था उससे नहीं हो रहा है। बट ठीक है, जो भी करना था इन लोगों ने किया है। द इंपॉर्टेंट इशू इज कि अब सीरिया में क्या होगा। मुझे लगता है सर, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, मेरे पास कोई अलग इंफॉर्मेशन नहीं है, आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर जो गाजा का पॉपुलेशन है दैट विल बी रिलोकेटेड टू सीरिया। आज नहीं तो कल वो होगा। सो दिस इज सीरिया, इजराइल इज सिक्योरिंग इट्स स्ट्रेटेजिक बाउंड्रीज, ये हो रहा है एंड आई एम श्योर ये होगा। ट्रंप का यही प्लान है, तो ये अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं है। हाँ, सीरिया विल बी मतलब क्या होने वाला, यू कैन अंडरस्टैंड। लीबिया इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, इराक इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। इराक में वो जो वैक्यूम छोड़ा सद्दाम हुसैन के बाद यूएस ने, वहीं से आईसिस का जन्म हुआ है। और ये आईसिस जिसका ऑब्जेक्टिव था कि एक ना एक दिन आई विल टेक ओवर लेवांत विच इज सीरिया, आज वो हो गया है। There's a small difference between ISIS और ISIS inspired organizations vis-a-vis Hezbollah. Hezbollah का जो prime objective है, that is, concentrated on Israel only. ISIS ऐसा नहीं है। ISIS या सीरिया में जो हुआ, that will inspire their followers across the world to do lone wolf terror attacks. यूरोप में, एशिया में, इंडिया में, no place is safe anymore. आज ये जबत अल नुसरा का जो नया फॉर्मेशन है, दे हैव एक्सेस टू द मेडिटेरेनियन, दे गो टू यूरोप। उनके यूरोप में लोग बैठे हैं टू डू द अटैक्स एंड शो कि हम भी कर सकते हैं। आईसिस ने ऐसा ही किया है हमेशा। आईसिस जब हार गया था फिजिकली, रशिया ने हरवाया, और उसमें एक तो मानना पड़ेगा, आईसिस को उसमें हराने के पीछे हिजबुल्लाह और ईरान के स्पेशल फोर्सेस जो है, कुछ उनका भी रोल था। वो क्या बोला था आईसिस? आईसिस ने बोला अपने फॉलोअर्स को, अपने अपने देश चले जाओ, वहां पे करो। सो जिसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज टेरर ऑर्गेनाइजेशन पूरा, ये शुरुआत हो रहा है। दे हैव गिवन राइज टू आईसिस अगेन, और 10 साल तक अब देखिए किस तरह के टेरर अटैक्स, किस तरह से मुहिम बढ़ता है। तो इन वन वे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इज इंश्योरिंग कि उनकी रिक्वायरमेंट्स कभी खत्म होगा ही नहीं। ट्रम्प की अपनी जीत है यहाँ पे टू इंश्योर कि चलो पुतिन को, जो जो चीज में पुतिन का एक वो था कि एक मतलब ही वाज डॉगमेटिक अबाउट इट, आई विल नॉट गिव अप ऑन असाद, तो ठीक है, असाद को बचा लिया, यू गिव इट अप, I will withdraw from Ukraine. So it's a win-win for, क्योंकि रशिया के लिए भी ये लड़ाई it's a drag now, आसान नहीं है। So this is what is happening. इसके बाद तो अनरेस्ट चलता रहेगा। Israel is securing its strategic point. रशिया तो ओबामा के वजह से वहां पे गया था, वरना उसको कोई शौक नहीं था वहां जाने का। नहीं, एक्चुअली ऐसा भी पूरा नहीं है, क्योंकि रशिया के भी मेडिटेरेनियन एक्सेस चाहिए, और ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो उनका था, ईरान, असाद, दे वर अलाइज ऑफ रशिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर के टाइम भी ये उनके अलाई हुआ करता था। तो रशिया देखिए, कुछ भी हो जाए, अमेरिका की तरह नहीं है, वो अपने अलाइज को छोड़ते नहीं है। दुख के टाइम में, बहुत बुरे टाइम में भी वो अपने अलाइज को नहीं छोड़ते हैं। इट्स नॉट लाइक अमेरिका की सद्दाम का इस्तेमाल करके ईरान के साथ लड़ाई करवा दो, फिर सद्दाम को ही मार दो टेररिस्ट बता के। अभी भी देखिए ना, जो लोग आया है सीरिया में, जिसको पावर में लगाया गया, इसके बाद इन्हीं के ऊपर बॉम्बिंग करेगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, इन्हीं के ऊपर बॉम्बिंग करेगा। यही प्लान होता है, कांटे से कांटा निकालो, फिर उस कांटे को ही मार काट दो। दे विल डू इट, बट कल्चरली, एथिकली जो भी है, सही है गलत है, रशिया ऐसा करता नहीं है। सो दैट इज वन। अब वो सर डिक्टेटर कहा जाता है, हाँ डिक्टेटर्स थे, कोई सद्दाम हुसैन दूध का धुला, गद्दाफी दूध का धुला, हुस्नी मुबारक दूध का धुला और असाद नहीं था। पर उनके देश में वो लड़कियां जीन्स पैंट पहनती थी। उनके देश में वो आईसिस जैसा हाल या अफगानिस्तान जैसा हाल नहीं था। उनके देश में
मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, दे वर प्रीटी बेटर देन मेनी ऑफ द अदर कंट्रीज। ऐसा नहीं कि वो डिक्टेटर से कोई परहेज है अमेरिका को, क्योंकि बड़े बड़े डिक्टेटर्स के साथ ये लोग उठते बैठते हैं हमेशा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। और करना क्या है, रेजिम चेंज। और अमेरिका सर कभी खुद लड़ाई नहीं करता है, ऐसे ही लड़ाई लगवाता है। सो देन वी कैन कम टू बांग्लादेश। आपने जो जैसे पूछा, मुझे एग्जैक्टली वी कैन आई कांट टेल कि क्यों गया है, बट आई थिंक देयर इज अ मैसेजिंग दैट इज नाउ बीइंग गिवन। और अभी आप देखेंगे अगले 2-3 महीने तक बहुत प्रोवोकेशंस आएगा बांग्लादेश के तरफ से, ताकि और प्रोवोकेशंस ऐसा आएगा कि इंडिया में भी लोग इनवेरिएबली, वो लॉजिकल है, जायज है, दे विल बी पुश, दे विल बी प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट कि तुम भिड़ जाओ, लड़ो। देखिए सर, वो अभी बांग्लादेश का जो हाल है ना, मैं बांग्लादेश के बारे में सर क्या बोलूं। वहां पे बंगाली में शब्द है, उसका नाम है चापाबाजी। चापाबाजी का वो अगर हिंदी करे तो उसका मतलब फेंकना, मतलब फेंकने में ये माहिर होते हैं एकदम। मतलब होता क्या है, वो इंडिया का मैप लेगा, उसको छोटा कर देगा, बांग्लादेश का मैप लेगा, बड़ा कर देगा, करके दोनों एक तरफ रख के उनको लगेगा देखो ये तो सेम सेम है। उनके वहां मानसिकता ये है कि अरे बांग्लादेश के साथ इंडिया ट्रेड खत्म कर देगा तो इंडिया का नुकसान है, हमारा क्या जाता है। ये मानसिकता है, ये मानसिकता है। अब उनको लगता है अरे नेपाल भी आंख दिखा दिया, मालदीव भी आंख दिखा दिया, हमने भी दिखा दिया, देखो इतना बड़ा तीर मार दिया। तो सर आप देखो, एक हाथी के सामने आप खड़ा होके, कोई अगर थूके हाथी के ऊपर थूकने के बाद बोला देखो मैंने हाथी के ऊपर थूक दिया, मैं जीत गया, हाथी ने थूका नहीं तो वो हार गया, तो आप क्या करोगे सर। अब क्या इंडिया, कौन समझाएगा कि इंडिया $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, परचेजिंग पावर पैरिटी में $16 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। अगर इंडिया चाइना को हटा सकता है फ्रॉम द बॉर्डर्स, जो आज तक कोई देश चाइना को नहीं कर पाया, तो मतलब इंडिया के पास कुछ है। अगर पाकिस्तान एक दिन के नोटिस में विंग कमांडर को वापस देता है, उसका मतलब इंडिया के पास कुछ है। अगर मैं यहां पे सर कंपैरिजन में जाऊं कि इंडिया के पास क्या हथियार है, तो मैं अभी 1 घंटा उसके ऊपर बोल सकता हूं, बट वो तो अपने हथियारों का तौहीन करना होगा ना सर। अगर हम बांग्लादेश के साथ भी वो कंपैरिजन में जाए, वो तो अपने हथियारों का तौहीन होगा। कौन सा अब मैं सोच रहा था, कल सोच नहीं देखा, वहां पे एक है वो ढाका यूनिवर्सिटी के महान स्ट्रेटेजिस्ट है, वो बोले कि हम लोग ना 20 ऐसे न्यूक्लियर मिसाइल पाकिस्तान से ले लेते हैं, रख देंगे एकदम, दे विल बी चिल्स इन द स्पाइन ऑफ इंडिया। सर मैं उसके हाथ में आप न्यूक्लियर मिसाइल दे भी दोगे, वो चला नहीं पाएगा। न्यूक्लियर मिसाइल को समझ में आता, न्यूक्लियर मिसाइल का पूरा इकोसिस्टम होता है, गधा जानता, तो वो कौन समझाए उसको। उनको लगा कि मोबाइल है, शाह उड़ गया, छोड़ देंगे। बट द इशू इज दिस, बांग्लादेश में 50% पीपल जो है, 50% लोग तो ऐसा है, उनको समझ में आ रहा है भाई तुम कर क्या रहे हो, और इंडिया का लेकिन द अदर 50% वो तो तुला है, उनको इंस्ट्रक्शंस भी वही मिला है, प्रोवोक इंडिया टू गेट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट, ताकि बांग्लादेश इंडिया का अफगानिस्तान बन जाए या फिर गाजा बन जाए। मैं आपको टेक्निकली बता देता हूं, टेक्निकली मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडरमाइन द पीपल ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश में अभी भी 50% लोग हैं जो है परेशान है ये बाकी 50% कर क्या रहा है, 4 दिन में कलकत्ता ले लेगा, अच्छा ठीक है चलो ले लो, क्या क्या बोलूं मैं सर उसका। द इशू इज दिस, टेक्निकली अगर बताए, चाइना के साथ भी सब इतना कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो रहा था ना, कोई इंडिया में नहीं बोला 4 दिन में शंघाई ले लूंगा। हालांकि हमारे मिसाइल शंघाई बेजिंग तक जा सकता है आसानी से, और इसी वजह से चाइना वापस चला गया। इंडिया वो उसको पता है, बट मैच्योर देश जब डील करता है, दे नो कि दे नीड ईच अदर, वो फालतू की बातें नहीं करता है। हमारे भी जो 4 साल में आई डिड लॉट ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स, आपने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किया, वी डिस्कस चाइना, लेकिन ऐसा नहीं करे चाइना को यूं उड़ा देंगे, ऐसा नहीं है। वी ऑलवेज टॉक मैच्योरली कि ठीक है चाइना के पास है कि, लेकिन हमारे पास भी स्ट्रेटेजिक डेटरेंट है, वी कैन रीच। एक स्टेटमेंट आया था इंडिया के टॉप ऑफिशियल कि इफ समथिंग स्टार्ट्स इन लद्दाख इट विल नॉट एंड इन लद्दाख। इसका मतलब भी था मलाक्का स्ट्रेट, इसका मतलब भी था कि हमारे जो डिप्लॉयमेंट्स है फॉर मलाक्का स्ट्रेट, वो चोक करना आसान बहुत बड़ी चीज नहीं है। बट सर बेसिकली क्या है मैं आपको बता देता हूं बिफोर आई गेट इनटू योर क्वेश्चन। इंडिया ने कभी नहीं बोला कि आपको प्रो इंडिया बनना है, बांग्लादेश को कभी नहीं बोला। बांग्लादेश का रिश्ता चाइना के साथ भी अच्छा है, उनसे सबमरीन्स भी लिया है। इंडिया का हमेशा यह था कि यू बी न्यूट्रल इफ यू डोंट नीड टू बी प्रो, बट आप होस्टाइल हो जाओगे ना, होस्टाइल हो गए 10 गाली दे दो अपने चैनल्स में, वो भी चलता है। लेकिन सर अगर आप यू ट्राई टू क्रिएट अनदर पाकिस्तान, तो देयर इज एन इशू। अगर आप बोलोगे कि पूरा
एक वो क्या बोला बंगाली में, आई डोंट रिमेम्बर, मतलब दे विल चोक द चिकन नेक, और 7 सिस्टर्स को अपने मैप में ले लेंगे, ये इस तरह की भाषा। सो ये सुनने में तो मजा आता है, बट देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस। जुवेनाइल नॉनसेंस। हाँ, देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस। अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं विदाउट अंडरमाइनिंग एनीबॉडी, एंड मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये बांग्लादेश के बारे में बोलने में भी दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि ऐसा नहीं कि मैं प्रो बांग्लादेश हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग तो कमेंट में भी लिखेंगे। द इशू इज हमारे, वी ऑलरेडी हैव टू फ्रंट्स, दिस इज डेलिबरेटली बीइंग क्रिएटेड अगेंस्ट अस। सर, इंडिया के नेवी को बांग्लादेश को नेवी उड़ाने में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा, वो भी नहीं लगेगा। यू रिक्वायर 15 ब्राह्मोस, दैट्स इट। उनके नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का कुछ है ही नहीं। बट क्या इंडिया का आर्मी नेवी इसलिए बना था कि बांग्लादेश से लड़े? इंडियन एयरफोर्स के, मतलब उनके एयरफोर्स में जितने फाइटर प्लेन है, उतना फाइटर प्लेन इंडियन नेवी के पास होता है। एयरफोर्स को छोड़ दीजिए, उतने फाइटर प्लेन एक एयरक्राफ्ट कैरियर में होता है इंडिया के। आप क्या बोलोगे उनको, उनकी बेतुकी की बातें कर रहा है। द ओनली थिंग इज दिस कि हमारा ऑब्जेक्टिव, उसको अगर आप, चलिए कल अगर इंडिया जाके कुछ कर दिया, उनके सर कमेंटेटर्स बोल रहा है, उनके कमेंटेटर्स उनके की बोल रहा है कि तुमको समझ आ रहा है कि इंडिया अगर सही में तुम्हें लेना चाहता है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, 3 रफाल भेजेगा, खत्म हो जाएगा बात वो सर है नहीं। द इशू इज, आप चलो यू कैन मिलिटरीली डिफीट बांग्लादेश, उसके बाद कैन यू डील विद दैट 16 करोड़ पॉपुलेशन? आपका गाजा बन जाएगा वो। और वही चाहते हैं कुछ लोग चाहते हैं कि इंडिया में अगर रेजिम चेंज नहीं कर पा रहा हूं, तो इंडिया के लिए यूक्रेन खड़ा कर दो, परपेचुअल, फिर 4000 किलोमीटर बॉर्डर, एंड यू आर अ कंप्लीट हेडेक फॉर ऑल द टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया कुछ नहीं करेगा, हाथ पे हाथ देके बैठा रहेगा। देयर विल बी थिंग्स दैट विल बी डन, बट इन अ डिफरेंट मैनर। लेकिन अगले 3-4 महीने में, या 3-4 महीने नहीं, 1-2 महीने में तो बहुत प्रेशर आएगा सर कि लड़ाई में जाओ। अगर लड़ाई में नहीं जा रहे हो तो मतलब कुछ नहीं है, तुम बेकार हो। ऐसा एक नैरेटिव हमारे ऑपोजिशन की तरफ से भी तैयार किया जाएगा फ्रॉम सर्टेन कॉर्नर्स। अदर इशू इज, yes, we have a historic responsibility towards the Hindu population of Bangladesh. Historic responsibility इसलिए है because they are victims of the partition. और दूसरी चीज है ये जो जोगेंद्रनाथ मंडल का जो स्टुपिडिटी है, जिसके वजह से दलित कम्युनिटी वहां पे रह गया मार खाने के लिए, वो खुद भाग गया। सो वी हैव ए हिस्टोरिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तो आई बिलीव कि एक सीए 2.0 आज नहीं तो कल, यू हैव टू हैव इट। इसका मतलब ये भी नहीं कि सारे हिंदू आ जाएंगे, नहीं आएंगे। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। इंडिया के सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, ऐसा भी नहीं है। बट वेन यू नो कि इट इज डेलिबरेटली, आप 2.5 फ्रंटल वॉर की बात कर रहे थे, आज 3.5 फ्रंटल की कोशिश किया जा रहा है। सो यू नो कि वहां पे कम से कम 50-60% पॉपुलेशन है जो खुद तंग हो गया कि हो क्या रहा है। बट यू नीड टू डील विथ इट इन अ मैच्योर मैनर, ताकि सिचुएशन गेट्स कंट्रोल्ड, कंटेंट, एंड एट द सेम टाइम you do not get sunk into a perpetual conflict. सर 20 साल में क्या उखाड़ लिया। अच्छा चलिए, आप बांग्लादेश को आप तो अफगानिस्तान बना दो, वो तो उनमें तो जो रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट है वो तो बोलते हैं कि हमरा हबो तालिबान, बांग्ला हबे अफगानिस्तान। मतलब वो बोलते हैं कि हम तालिबान बनेंगे और बांग्लादेश को अफगानिस्तान बनाएंगे। तो आप उसको बॉम्बिंग करके गाजा बना दो, फिर उसके बाद यू विल बी एबल टू डील विद दैट 14-15 करोड़ पीपल। वो सारे अपने आपके खिलाफ हो जाएंगे। यू डोंट वांट दैट टू हैपन। वहां पे भी सेंसिबल लोग बहुत है, आप उनके चैनल्स देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड वहां पे 2 कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स है। एक तो है कि जो 2 दिन में उड़ा दूंगा इंडिया को, और दूसरा बोल रहा है कि भाई सुधर जाओ। यू डोंट नीड टू बी प्रो इंडिया, यू न्यूट्रल रहो ना आप। तो अगर इंडिया एंटी अगर ऐसा होता कि इंडिया पूरा कंट्रोल कर रहा है बांग्लादेश को, जैसा ये नैरेटिव चलाते हैं, तो फिर बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार 2 सबमरीन कैसे ले लिया चाइना से? ये तो समझना चाहिए उन लोगों को। उन्होंने शेख हसीना को हटा दिया, अगस्त में हट गया ना, आपके 4-5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। 4 महीने में आपकी डेमोक्रेसी में आप चलो इलेक्शन करके अच्छा देश बनाओ। इंडिया की, इट इज इन इंडियाज इंटरेस्ट अगर बांग्लादेश एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरह प्रॉस्परस हो जाए। इट इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। इट इज इन इंडियाज इंटरेस्ट अगर वो जॉर्डन की तरह या सऊदी अरब की तरह प्रॉस्परस हो जाए। आप चाहते हो कि अरे इंडिया का प्रोडक्ट्स क्यों आ रहा है, हमारे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं लेते? आपके अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री कर दिया इंडिया गारमेंट्स के लिए। ईस्टर्न इंडिया में देखोगे बांग्लादेश के टेक्सटाइल आते, लेकिन आप सोचोगे कि हाँ मेरे मूवी भी चलना चाहिए इंडिया के हॉल में। भाई क्वालिटी मूवी बनाओ फिर। तुम्हारे जो मूवी होता है बेदर में ज्योत्सना, कौन देखेगा उसको? तुम्हारे मूवी क्वालिटी का होता नहीं, तुम्हारे चीज क्वालिटी का होता नहीं, तुम्हारे लोग इस्तेमाल नहीं करते।
तो सर अभी बांग्लादेश में ये चल रहा है, सुबह प्रोटेस्ट होता है, दोपहर को वीसा के लिए फॉर्म भरते हैं फिर से कि ताकि किसी तरह इंडिया में वीसा मिल जाए हेल्थ की चेकअप के लिए, और रात को चिल्लाता है कि भाई इंडिया में वीसा क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे यूरोप के लिए जो स्टूडेंट वीसा होता है उसके लिए इंडिया से अप्लाई करना होता है। सुबह प्रोटेस्ट करता है, इंडिया को गाली देता है, दोपहर को इंडिया का वीसा के लिए फॉर्म फिलअप करता है, और रात को फेसबुक पे प्रोटेस्ट करता है इंडिया वीसा क्यों नहीं दे रहा है। सो इट्स अ ट्रैप दे आर गेटिंग इनटू। अभी तो जो आ रहा है कि मैं देख रहा था कि जो मेडिकल हेल्थ टूरिज्म जो है, इट इज़ डाउन बाय अबाउट 60-70%, बल्कि ऑलमोस्ट 80% इट इज़ डाउन। और मेडिकल वीज़ा तो बहुत कम मिल रहा है। बाकी वीज़ा जो उनको चाहिए होता है जाने के लिए, दूसरी जगह जाने के लिए, जिसका कॉन्सुलेट कलकत्ता में है, वो भी अब वहाँ नहीं मिल रहा है। कहते हैं कि साहब हमको थाईलैंड जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। तो आपकी बात सही है कि अच्छा परेशानी भी हो रहा है, जॉबलेसनेस तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े पैमाने में। जो आपका करेंसी रिजर्व है वो बहुत डाउन हो गया है। तो अब अच्छा इसीलिए वो बीएनपी चाहता है कि भाई जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो, क्योंकि उसको पता है कि जितना लेट इलेक्शन होगा उतना वो अनपॉपुलर हो जाएगा। दैट इज व्हाई दे वांट इट। और इतना भी नहीं है, ट्रम्प के आने के बाद में एक चीज तो पक्का होगा कि दे विल हैव टू हैव इलेक्शन विद अवामी लीग। अवामी लीग को एक्सक्लूड करके ये इलेक्शन नहीं कर पाएंगे। नहीं, किसी ने वेरी इंटरेस्टिंग पहले कर लेते तो कर लेते, लेकिन वो तो दे हैव डिलेड देमसेल्व्स। अभी ना 3 गुट हो गया वहां पे। एक तो है वो यूनुस का सरकार है, हिफाजत इस्लाम है, दूसरी तरफ बीएनपी और जमात है, तीसरे तरफ जो अवामी लीग के सपोर्टर से चुप बैठे हैं, और ऑब्वियसली फोर्थ जो है आम जनता जिन्होंने सपोर्ट किया था शेख हसीना के, हर चीज सही था, आई कैन नॉट से दैट, तो हटा यार। लेकिन जो इन लोगों ने ख्याली पुलाव दिखाया था ना, वो आया नहीं। तो अब तो वो इलेक्शन चाहता है, यूनुस खुद इलेक्शन चाहते नहीं है। वहां पे टेररिस्टों को निकाला जाता है। जरा एक न्यूज आया, देयर आर 700 ऐसे लोग हैं जो जेल तोड़ के भाग गए हैं या उनको छोड़ दिया गया है। क्रिमिनल्स, ड्रेडेड क्रिमिनल्स, लोग डरे हुए हैं कि क्या क्या करेंगे। टेररिस्ट छोड़ दिया, बहुत बड़े पैमाने में टेररिस्ट को छोड़ दिया। सो द इशू इज वहां के जो लोग सोचते हैं कि हमें प्रो इंडिया नहीं बनना है, मत बनो यार, यू क्रिएट अ गुड कंट्री ऑफ योर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भी सोच रहा है यार हम कर क्या रहे हैं एंटी इंडिया के लिए। सर वो एयर स्पेस और नेवल ब्लॉकर कर देगा, कौन बचाने आएगा बताओ। सिंपल सी चीज है, यू डू अ नेवल ब्लॉकर। अभी तक किया नहीं, उनके लिए डर। सर प्रॉब्लम ये भी है कि इंडिया का गवर्नमेंट चुप है, ये भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि यार ये, और उनसे बैक चैनल में कम्युनिकेशन करने के लिए लोग भी आते रहते हैं। आई एम टेलिंग यू, उनको भी वो भी मतलब दे आर नॉट वेरी श्योर कि हो क्या रहा है। यूनुस तो खुद भाग जाएगा। आई एम टेलिंग यू, यूनुस क्या करेगा। अगर मैं आपको ये उनके चैनल्स में किसी ने कहा, बांग्लादेश के चैनल्स में, कि अगर ट्रंप आने के बाद ट्रंप ने बोल दिया कि मिस्टर यूनुस, शेख हसीना वापस जाएगी, पॉलिटिकल एक्टिविटी वो करती रहेगी, पॉलिटिकल एक्टिविज्म, उनके ऊपर अगर तुम्हारा केस कोई है, केस चलता रहेगा, बट डोंट अरेस्ट हर। तो उनके चैनल्स में लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत होगी फिर शेख हसीना को अरेस्ट करने की। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। सर मेरा डर एक चीज का है, जिस तरह से पाकिस्तान को यूनिट सरकार अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री दे रहा है, मतलब जहाज आ रहा है कोई चेकिंग नहीं होगा, वीसा ऑटोमेटिक देना है। पाकिस्तान या डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उसने 30-40 साल से बांग्लादेश में बहुत इन्वेस्ट किया है टू क्रिएट एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट, ताकि बांग्लादेश में लोग मुक्ति वाहिनी, मुक्ति योद्धा के खराब वो ऑपोजिट हो जाए, वो उसी को नकारे, वो इंडिया को नकारे। माय फियर इज पाकिस्तान विल यूज बांग्लादेश फॉर डूइंग अ टेरर अटैक, गॉड फॉरबिड, फॉर डूइंग अ टेरर अटैक इन इंडिया, ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर इंडिया के लोगों से आए कि अब तो तुम पेलो इनको। नाउ फ्रॉम इन दैट सिचुएशन, इंडिया के सरकार के लिए भी आसान नहीं होगा टू काउंटर दैट प्रेशर एंड नॉट डू एनीथिंग। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट इंडिया के लिए। देखिए इंडिया, हम फ्रैंकली स्पीकिंग, बांग्लादेश में हम टेलिंग यू, देयर आर 40% लोग जो ये कर रहे हैं। आपको ये प्रोटेस्ट दिख रहा है ढाका में, शहरों में, बाकी जगह तो अपने प्रॉब्लम्स बड़े पड़े हैं उनके। देयर आर इश्यूज ऑफ इन्फ्लेशन। आई एम टेलिंग यू, इंडिया, इट इज इन इंडियाज इंटरेस्ट कि आप अपना देश अच्छा करो, आप अपना देश बनाओ,
बट आप वो कर नहीं रहे हो। आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम शेख हसीना थी ना, तो शेख हसीना चली गई, अब तो बनाओ। तो आप नया दुश्मन क्यों ढूंढ रहे हो? और अगर आप दुश्मन ढूंढ रहे हो, अगर आप सोचते हो कि आप सेवन सिस्टर्स ले लोगे, अगर आप बोल रहे हो कि चोक कर दोगे, यहां से भी हो रहा है, यहां से भी देन काउंटर हो रहा है। अब तो दिखा रहे हैं ना, ड्रोन उड़ा रहे हैं, स्पीड हाँ। बोट भेज रहे हैं। तो आप बैरक्टर ड्रोन, आर्म ड्रोन्स आप डिप्लॉय कर रहे हो, इसके कॉन्सिक्वेंस जो होगा, इसको फेस करने के लिए भी वो तैयार हो जाए। दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है, इंडिया रिएक्ट नहीं करता, मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन इंडिया ऐसे नहीं है कि तुम कुछ भी कर लो, नहीं तो चाइना वापस, तुम जिस आका के भरोसे ये सब कर रहे हो, वो आका खुद निकल गया बॉर्डर से, वो चाइना खुद निकल गया, उसको समझ में आ गया कि भाई ये मार्केट भी मुझे चाहिए, यूरोप खत्म हो रहा है, और या इंडिया के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है, प्रॉब्लम होगा। और इसके यहां के उनके कमेंटेटर्स बोलते हैं हम ना 20 ऐसे न्यूक्लियर मिसाइल ले लेते हैं, खड़ा कर देंगे, इंडिया के आर्मी के चिल्स इन द स्पाइन होगा। अरे भाई तुम क्या बात कर रहे हो? तो ईरान नहीं ले लेता, ईरान नहीं ले लेता 20 न्यूक्लियर मिसाइल। अगर इतना आसान होता, न्यूक्लियर मिसाइल ऐसा नहीं कि वो आग जाके वो होता ना, चॉकलेट बम कहते हैं बंगाली में, ऐसे लगा, आग लगा दिया, फट गया। न्यूक्लियर मिसाइल ऐसा थोड़ी होता कि लगा के बैठे रहो वैसे। यू नीड टू एक्टिवेट इट for a certain before you throw it, you shoot it, उसके कुछ टाइम पहले उसको एक्टिवेट किया जाता है। यू नीड अ कंप्लीट इकोसिस्टम फॉर दैट। उसको दे दो फिर भी चला नहीं पाएगा, विथ नो डिसरेस्पेक्ट। मैं बोलता हूं ना, बांग्लादेश कंपीट करे इंडिया के साथ, अच्छी बात है, अपना स्पेस प्रोग्राम करो, अच्छी बात है, अपने टॉप क्लास कंपनीज करो, जैसे सिंगापुर ने किया, जैसे ताइवान ने किया, जैसे इजराइल ने। चलो इजराइल को तो हम नफरत करते हो, लेकिन आप इंडिया के फ्लैग के ऊपर चलोगे, हर एक यूनिवर्सिटी स्कूल में करोगे, तो क्या कर रहे हो यार? उसका मतलब यू रियलाइज, एक तो सर बांग्लादेश वाज ऑलवेज अ ब्लाइंड स्पॉट फॉर इंडिया। बांग्लादेश के बारे में इंडिया का 99% लोग सोचते नहीं है। हमारे प्रॉब्लम्स, हम तो पाकिस्तान को भी सोचते नहीं है। इट्स इश्यू ऑफ, अगर सोचता रहता सर, मैं आपके लिए 2 मिनट लूंगा, अगर इंडिया का ऑब्सेशन होता बांग्लादेश लेके, तब इंडिया आज $5 ट्रिलियन का सपना नहीं देखता। उनके ख्वाब में आता है, उनको बोला गया कि इंडिया में 80 करोड़ लोग भूख मरते। अरे बॉस, ये सब सोरोस वाले डेटा देखना बंद करो। इंडिया में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देके, इंडिया का $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बना के, थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स बना के, 700-800 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करके, मिलिट्री पावर बन के, सबको वैक्सीन देके, इंडिया आज हैज बिकम ब्राइट स्पॉट ऑन एन अदरवाइज डार्क होराइजन एज पर IMF। तुम जिनके भरोसे कर रहे हो वो खुद इंडिया में इन्वेस्ट करता है, बट यू थिंक कि तुम कर लोगे तो ठीक है, देन यू गेट रेडी फॉर कॉन्सिक्वेंस। इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है, बट अगर आप ज्यादा पुश करोगे, देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। इंडिया नहीं चाहेगा, इंडिया के लिए बांग्लादेश को सर मिलिटरीली हराने में कितना टाइम लगेगा? एक दिन में ही नहीं लगेगा। बट then you deal, or what do you do with the 16 crore hostile population towards you with a 4,000 kilometer border? आपकी तो इकोनॉमी ड्रेन आउट होगा, ये वही चाहते हैं ना, डीप स्टेट वांट्स दैट। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी कैलकुलेटिव विद व्हाट यू डू। क्या करेगा इंडिया मुझे पता नहीं, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मैं एक आम सिविलियन एनालिस्ट हूं, बट आई एम टेलिंग यू, ऐसा नहीं है कि सरकार चुप बैठा है। जो करना होगा होगा, 2025 में होगा। बट ये ना, हाँ, ये बिग पावर्स ऑलवेज शो लॉट ऑफ रिस्ट्रेन। इंडिया रीजनल पावर है, रिस्ट्रेन दिखाता है, लेकिन डंडा भी रखता है। मालदीव का, वहां पे बहुत मालदीव का उदाहरण दिया जाता है, मालदीव देखो आज ये कर ले। अरे मालदीव के लोग आते, एक मोदी जी लक्षद्वीप में बैठ गया, पूरा इकोनॉमिक दब हो गया मालदीव का, और लक्षद्वीप को बना रहा है इंडिया। नेपाल देखो, नेपाल कर दिया, नेपाल से 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इंडिया ले रहा है, और इसीलिए ले रहा है क्योंकि नेपाल का इकोनॉमी उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वो सारे थर्मल पावर प्लांट्स इंडिया ही बना रहा है। नेपाल में इंडिया से पाइपलाइन जाता है विथ रिफाइंड ऑयल, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। नेपाल के, इंडिया के गोरखा रेजिमेंट्स में नेपाली आके, तो ये उनको मैं बोल रहा हूं, आपके प्रोग्राम बहुत सारे बांग्लादेशी भी देखते हैं। और श्रीलंका का बात करता है, श्रीलंका का जब क्रिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, इंडिया ने $4-5 बिलियन का जो सहायता दिया। आज आप देखो, कोई आया नहीं था बचाने, इंडिया गया था। सो इनके खबर में ऐसा ही आता है, अरे ये आंख दिखा दिया, वो कर दिया।
तो ठीक है भाई, मत आओ इंडिया में, अपना ट्रीटमेंट क्वालिटी इतना कर दो ना कि कोई किसी को आने की जरूरत नहीं है। उनको लगता है कि इंडिया का इकोनॉमी चलता ही है, बांग्लादेशी आता है इसीलिए। तो आप क्या समझाओगे उनको? आप क्या समझाओगे कि हम अगर ऑब्सेस्ड होते बांग्लादेश से या पाकिस्तान से, तो हमारे यहाँ के बच्चे जाके, लोग जाके सीईओ नहीं बनते गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और बड़े बड़े अमेरिकन कंपनीज का, और इंडिया के कंपनीज जो रिलायंस जैसा नहीं बनता। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी। तो हमें बांग्लादेश के लेवल पे नहीं आना है, बट एट द सेम टाइम ये होगा, एक टाइम आएगा व्हेन इट विल बी सेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनफ इज एनफ। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रम्प के लिए वेट कर रहा है, एक टाइम आएगा, देन इट विल बी सेड एनफ इज एनफ। फिर आप झेलो, कुछ नहीं, आप नेवल ब्लॉकेट कर दो। सर वो कारगिल वॉर, कारगिल के टाइम क्या हुआ था? पाकिस्तान की फटी पड़ी थी, सॉरी फॉर द वर्ड, देयर वर 42 सर्विस कॉम्बैटेंट्स। नेवी के 42 जहाज चले गए थे कराची पोर्ट के तरफ, आप पता कर लीजिएगा। खत्म हो गया था, पाकिस्तान ने बोला चलो सरेंडर, मतलब वॉर नहीं, वी वांट फॉर सीज फायर। आप क्या करोगे? आपके नेवल ब्लॉकेट कर देगा तो आपका नेवी रोकेगा? कौन सा नो नेवी आएगा? चाइना का नेवी आएगा? पाकिस्तान का आएगा? पाकिस्तान आपको इस्तेमाल कर रहा है। द डीप स्टेट इज यूजिंग यू, लाइक यूक्रेन फिर फेंक देगा। ये हो रहा है। दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, दे नीड टू सी व्हाट हैज हैपेंड इन मिडिल ईस्ट। क्या किया इन लोगों ने सीरिया का, इराक का, लीबिया का। तो इंडिया, लेट मी, आई डोंट नो, बट द ओनली थिंग आई वांट टू टेल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज दिस, आपके जो एमईए के स्पोक्स पर्सन है, ही हैज टू बी अ लिटिल डायनामिक। जो भी स्पोक्स पर्सन होता है, एक आके स्टिफ अपर लिप, एक पढ़ लिया, दिस इज नॉट हाउ यू डील इन टुडेज एरा ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंगोइस्टिक बात बोलो कि कल उड़ा दें, ऐसा नहीं है। बट यू नीड टू सेंड आउट द मैसेजिंग एट टाइम्स, लोगों को समझ में आए कि डोंट टेक इंडिया लाइटली। इसका मतलब ये नहीं कि कल से लड़ाई में लग जाओ, लड़ाई करना ही नहीं है। अमेरिका लड़ाई, अमेरिका सर, हमेशा अमेरिका फॉट वॉर्स अवे फ्रॉम द अमेरिकन शोर्स, ऑलवेज दे केप्ट देमसेल्व्स सिक्योर। इसीलिए अमेरिका के लोगों को पता ही नहीं कि वो देश कैसे क्या करता है, उनका डीप स्टेट। बट एनीवेज, सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट टू थिंग्स। इंडिया के इकोनॉमी को सिक्योर रखो, नया फ्रंट मत बनाओ, उसके बाद जो करना है करो, और वो करेगा इंडिया। इसलिए नहीं करेगा कि बांग्लादेश को तबाह करना है। बांग्लादेश शुड प्रोग्रेस, पर वहां से जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहा है, अब तो वो ममता जी के बारे में भी बोल रहा है। उनको लगा था कि सारे मुसलमान इंडिया के उनके साथ बोलना शुरू कर देंगे, हुआ नहीं। यहाँ पे एक जोने ने इस तरह की बात बांग्लादेश के बारे में की, तो इनकी तो हवा निकल गई। फिर वेस्ट बंगाल में भी इनको लगा था कि बहुत सपोर्ट मिलेगा। सी प्रॉब्लम इन वेस्ट बंगाल ये होता है कि वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा कम्युनिटी और पॉपुलेशन है जो ईस्ट बंगाल से है, जो वहां से आए हैं। तो उनके दिमाग में ये है कि वहां से यहां आया, इसके बाद क्या होगा। सरकार के लिए वहां पे ये भी प्रॉब्लम है फॉर इंडियन गवर्नमेंट एंड वेस्ट बंगाल। अगर कुछ होता है तो फर्स्ट झेलेंगे तो हम ना, ईस्टर्न इंडिया के लोग ही झेलेंगे। आज सर इंडिया का फ्रंट से पंजाब नहीं है, वेस्ट बंगाल भी है। सो पीपल आर कॉशियस, इसीलिए देयर आर अलार्म बिंग्स रिंगिंग इन इंडिया, वेस्ट बंगाल आल्सो, असम में भी। इनको लगा सब झंडे लेके खड़े हो जाएंगे। हाँ, ये भी सही है सर, मैं आपको ये चीज बता देता हूं, पूरे बांग्लादेश में फ्रॉम द एलीट इंटेलेक्चुअल्स टू दैट मदरसा के जो बंदा है, सबके एक ख्वाब है कि ग्रेटर बांग्लादेश बनना चाहिए। उसमें वेस्ट बंगाल भी आएगा, त्रिपुरा भी आएगा, असम भी आएगा, बिहार भी आएगा, झारखंड भी आएगा। वो सबको ले लिया है, अपने ख्याल में सबको ले लिया है। और जो भी डेमोग्राफिक चेंज होता है ना, दिस इज बाय डिजाइन, नॉट बाय डिफॉल्ट। सो मुझे लगता है कि ये भी जो अभी हो रहा है, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि इससे लॉट ऑफ करेक्टिव मेजर्स विल बी टेकन। क्या होगा मुझे पता नहीं, बट आई एम श्योर देयर विल बी करेक्टिव मेजर्स। तो ये ऐसा नहीं है कि आज नहीं तो कल नहीं होता। लॉट ऑफ एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैव बीन इंजेक्टेड इनटू मतलब बांग्लादेश। उनको समझ में नहीं आता है कि उनका जो कंसेशन मिलता है यूरोपियन मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में, वो बंद होने वाला है। हमारे यहाँ तो देयर इज अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ बांग्लादेशी टेक्सटाइल। उनको फिर भी लगता है कि हम उनको शोषण कर रहे हैं। तो आप तो 4 महीना हो गए, आपकी इकोनॉमी का तो बहुत अच्छा हाल होना चाहिए था, क्यों नहीं है? आज तो इंडिया नहीं है ना, आपको लग रहा था इंडिया शोषण कर रहा है। सो दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। एक उन्हीं के लोग बोल रहे कि मूर्खता जो होता है उसके साथ अगर एक्सट्रीमिज्म आ जाए तो वो भयंकर कॉम्बिनेशन है।
आप क्या डिबेट करोगे उनके साथ? यू कैन स्टिल डिबेट विद द चाइनीज, और चाइनीज को समझ में आता है कि ठीक है, हाँ वी हैव अ प्रॉब्लम विद इंडिया, बट ये 2 मिनट में उड़ा देंगे, ये चाइनीज भी नहीं बोलता है, ये तो ग्लोबल टाइम्स भी नहीं बोलता है। इनके वो रिटायर्ड कॉर्नल आता है, वो प्रोटेस्ट मार्च हो रहा है ढाका में कि 4 दिन में कलकत्ता ले लेंगे, चलो आ जाओ। तो वो होता है ना चापाबाजी, वो मैं पहले बोला, फेक ना। बस यूट्यूब में तो 10 बार इंडिया के साथ लड़ाई करके जीत भी गए वो लोग यूट्यूब में। बट रियलिटी इज कि इंडिया इज नॉट योर एनिमी। और इंडिया का जो हथियार है, क्या आप नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, एंटी सैटेलाइट मिसाइल किस लेवल पे इंडिया ले गया है। और इंडिया भी एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी था सर, आपसे बेहतर कौन जानेगा। मैं यू नो योर सीनियर टू मी, यू नो बेटर देन मी। वी वर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ बैंकरप्ट कंट्री इन 1991। वहां से जाके अगर एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाए, 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब हमारे चैलेंजेस इतने सारे हैं, हम वी आर नॉट ऑब्सेस्ड विद बांग्लादेश, लेकिन उनमें ऑब्सेशन है। और हमारी दोष ये है कि 1971 में कॉन्फ्लिक्ट जो भी हुआ, इंडिया प्लेड इट्स रोल, बट उसके बाद वी नेवर कंट्रोल द नैरेटिव इन बांग्लादेश। उस टाइम जो लोग हार गए लड़ाई, दे केप्ट ऑन कंट्रोलिंग द नैरेटिव। आज वहां पे आप मुझे बताइए, जो लोग मुजीबुर के स्टैचू के ऊपर यूरिनेट करता है, वो इंडिया को क्या रेस्पेक्ट देगा? आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि वो इंडिया को रेस्पेक्ट देगा? वो मुजीबुर के यू हैव अ प्रॉब्लम विद शेख हसीना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। हमारे देश में सर बीजेपी कांग्रेस के इतने प्रॉब्लम्स है, आपको कभी लगता है कि किसी ने बीजेपी सरकार आने के बाद कांग्रेस के सारे बनाई हुए फैक्ट्रीज जला दिया, या फिर कांग्रेस आने के बाद बीजेपी के सारे फैक्ट्रीज उनके सरकार के टाइम का फैक्ट्री जला दिया? ऐसा नहीं होता है कभी। वहां पे फैक्ट्रीज जलाए गए हैं, वहां पे 5 स्टार होटल जलाए गए हैं, वहां टेक्सटाइल फैक्ट्रीज जलाए गए हैं। और उसके नतीजा क्या हुआ? उनके जो ऑर्डर्स थे ड्राई डाउन हो गया। ऑर्डर्स केम समवेयर एल्स, वेंट समवेयर एल्स, आधे से ज्यादा इंडिया में आया। सो यू कुड डिड नो, अब उनके, बिकॉज एंटी इंडियन सेंटिमेंट इज ए गैल्वेनाइजिंग फैक्टर इन बांग्लादेश, तो ये बढ़ावा दिया जा रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई रुकना कहां पे हो रहा है। यू नो, ये जो चिन्मय प्रभु को इन लोगों ने किया, वो जो एक फालतू का केस है सेडिशन वाला, उनके लोग बोल रहे कि दिस इज नॉट राइट। यू क्रिएटेड अ हीरो आउट ऑफ हिम, ठीक है। नाउ इट इज फॉर प्रोवोकेशंस। ये प्रोवोक करेगा, अगले 1 महीने में और प्रोवोक करेगा, और एक दिन आएगा यूनुस में जस्ट फ्लाई अवे एंड गो टू फ्रांस और समवेयर एल्स, जहां से वो आया था, छोड़ जाएगा। बट इनके क्या है, ये जो एनजीओ वाला सरकार चल रहा है ना, भी इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना सर। यू बीएनपी या अवामी लीग, वो पॉलिटिकल पार्टीज है, दे हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्मी का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं बोल रही रहा हूं कि उनको प्रो इंडिया बनना है, वो एंटी इंडिया भी बने तो दे नो कि वेयर टू ड्रॉ द लाइन। ईरान और सऊदी अरब में इतनी नफरत है, इतनी प्रॉब्लम है, वो एक दूसरे के तरफ गाली गलौज करके हर दिन मिसाइल से उड़ा देंगे, नहीं बोलता है। दैट्स मैच्योरिटी। तो ये तो एनजीओ वाला सरकार है। हमारे एनजीओ कैसे है आप समझ लीजिए, वैसे ही है। कर रहा है, जो भी कर रहा है, बट देन यू हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। छपरी सरकार है। ये सो दे रियलाइज इट नाउ। चलेगा अभी कुछ दिन सर ये सर, बैक टू यू। आइए अब आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, पथिकृत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर।